हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास के अंदर यानी लास्ट वीडियो में हमने आपको जो बताया था वो बताया था रक्त का सामान्य परिचय। रक्त क्या होता है, रक्त का कार्य क्या होता है, रक्त कितना पाया जाता है, कितना यूनिट रक्त पाया जाता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है, इनके बारे में बताया था। और लास्ट टाइम ये यही बताए थे लास्ट वीडियो के अंदर कि रक्त के भाग क्या होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रक्त के जो भाग होते हैं वो दो भाग होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है वो होता है रक्त कणिका, जिसको रुधिराणु भी कहते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दें, ये जो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा होता क्या, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है और रक्त में ये 55 से 60% पाया जाता है। 55 से 60% पाया जाता है रक्त में, ये 55 से 60% पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा में जल 90 से 92% जल होता है। 90 से 92% जल होता है। अगर प्लाज्मा में प्रोटीन से बात करें तो प्रोटीन 6 से 8%। प्रोटीन कौन कौन सी होती है? लास्ट टाइम हम बता रहे थे, प्रोटीन पाई जाती है, हिपेरिन होती है, अल्बुमिन होती है, फाइब्रिन होती है, फाइब्रोनोजन भी बोलते हैं इसको। ये जो है हिपेरिन प्रोटीन है, ये शरीर में रक्त को जमने से बचाती है, शरीर में रक्त को जमने से बचाती है हिपेरिन प्रोटीन। अल्बुमिन जो प्रोटीन होती है ये प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है और फाइब्रिन प्रोटीन होती है, ये फाइब्रोनोजन भी कह सकते हैं इसको, फाइब्रोनोजन ये रक्त को स्कंदित करने वाला प्रोटीन होता है। रक्त को स्कंदित करने वाला प्रोटीन, रक्त को स्कंदित करने वाला जो प्रोटीन होता है फाइब्रिन होता है, फाइब्रोनोजन होता है। अब ये रक्त प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? रक्त प्लाज्मा का कार्य, पहला कार्य हम बात करें रक्त प्लाज्मा का कार्य, तो इसका पहला कार्य होता है रक्त के पीएच का नियमन, रक्त के पीएच मान का नियमन करना, रक्त के पीएच मान का नियमन करना। दूसरा कार्य इसकी बात करें हम, रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 पीएच मान होता है, उसका नियमन जो करता है वो प्लाज्मा करता है। दूसरा हम बात करें, जैसे ये रोग प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, रोग प्रतिरक्षी यानी प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है। प्लाज्मा होता है ये प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है, रोग प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ये प्लाज्मा क्या होते हैं? कार्य होते हैं रक्त के पीएच मान का नियंत्रण, रोग प्रतिरक्षी उत्पन्न करना। तो ये याद रखें, ये रोग प्रतिरक्षी रक्त को स्कंदित करने वाला प्रोटीन होता है, ये फाइब्रोनोजन होता है और हिपेरिन होता है, शरीर में रक्त को जमने से बचाता है। तो ये प्लाज्मा के बारे में हमने आपको बताया कि प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आएगा रक्त कणिका, और रक्त कणिका का जो पार्ट होता है ये दोस्तों इंपोर्टेंट होता है विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट होता है। तो इसी को बढ़ाएंगे आगे, इसी को हम आगे बढ़ेंगे। रक्त कणिका, और रक्त कणिका का जो भाग होता है 45% होती है। रक्त कणिका होती है ये रुधिराणु है, तो भाग नंबर रक्त का जो भाग आता है सेकंड, भाग नंबर सेकंड यानी दूसरा जो भाग है वो है रक्त कणिका। और रक्त कणिका की हम बात करें तो रक्त कणिका या रुधिराणु ये होती 45%। तो ये रक्त कणिका, और रक्त कणिकाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली रक्त कणिका होती है लाल रुधिर कणिका, पहली रक्त कणिका होती है वो लाल रुधिर कणिका। दूसरी रक्त कणिका होती है श्वेत रुधिर कणिका, और तीसरी जो होती है वो बिंबाणु
ये 3 प्रकार की रक्त कणिका होती हैं। लाल रुधिर कणिका को हम आरबीसी कहते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, और जो रेड ब्लड सेल है ये तो आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिका को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, और ये प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं। तो ये 3 प्रकार की होगी, याद रहे ये 3, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु। इसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसे हम थ्रोमोसाइट कहते हैं, थ्रोमोसाइट। ये 3 प्रकार की होती हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो ये 3 प्रकार की होती है कणिकाएं। अब इन कणिकाओं के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कणिकाओं के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपको एक एक पढ़ाएंगे। तो देखो पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा इनमें, तो पहला प्रश्न पूछा जाता है इनके निर्माण से, निर्माण से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न आपसे को पूछा, पहला प्रश्न हो गया निर्माण से, दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा इनका पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु कहाँ होती है। और तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि इनका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है। चौथा जो प्रश्न पूछा जाता है इनका आकार कैसा होता है, आकार की बात करें कैसा होता है। और हम 5वां क्वेश्चन की कुछ बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इसमें पूछा जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका कार्य क्या होता है। इतने सारे प्रश्न और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानना जरूरी होता है। तो याद रखिए पूछा जाएगा निर्माण कहाँ होता है, मृत्यु कहाँ होती है, जीवन काल कितना होता है, आकार, संख्या, कार्य, ये क्या होते हैं। तो एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, यहाँ पे रेड ब्लड सेल के बारे में, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़े। लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में हम बात करेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं के बारे में सबसे पहले हमने बताया निर्माण की बात करते हैं। निर्माण, लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो याद रखना भ्रूण अवस्था से पहले योग शेप में होता है इसका नाम, भ्रूण अवस्था से पहले, अवस्था से पहले, भ्रूण अवस्था से पहले लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है योग शेप में, योग शेप में होता है। और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण होता है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो होता है वो होता है लीवर में, यकृत में। और हम बात करें कि वयस्क अवस्था में इसका निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट भी है, वयस्क अवस्था में इसका निर्माण जो होता है, निर्माण वो होता है बोन मेरो में, यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तो ये हम आपको बता चुके, भ्रूण अवस्था से पहले योगशेक में, भ्रूण अवस्था में निर्माण होता है लीवर में, और वयस्क अवस्था में बोन मेरो अस्थि मज्जा में। यहां से मोस्ट क्वेश्चन यदि पूछे कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो हमें अस्थि मज्जा में इसका आंसर करना है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है बोन मेरो में। अब हम बात करें इसकी मृत्यु की, बात कर रहे हैं मृत्यु की। तो मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में, मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है। और मृत्यु प्लीहा में होने के कारण, मृत्यु प्लीहा में होने के कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसको आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी प्लीहा को कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। याद रहे, इसमें हम आपको बता देते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनके आरबीसी के अंदर, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं के आरबीसी में, लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता,
केंद्रक नहीं पाया जाता और केंद्रक नहीं पाया जाता, तो याद रखना ये आरबीसी किसकी आरबीसी में नहीं, स्तनधारियों की, स्तनधारी जंतुओं के आरबीसी में, स्तनधारी जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, स्तनधारी जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और पाया किसमें जाता है, केवल अपवाद स्वरूप हम बात करें तो ऊंट लामा में पाया जाता है, ऊंट में पाया जाता है और लामा में, यानी ऊंट व लामा के अंदर केंद्रक पाया जाता है, बाकी केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारी जंतु के आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्तनधारी जंतु क्या होते हैं, स्तनधारी जंतुओं की विशेषता क्या होती है। जब हम जंतु जगत पढ़ते हैं तो जंतु जगत के अंदर हम बात करें तो उसमें एक वर्ग आता है, जिस वर्ग का नाम है स्तनधारी वर्ग है। जैसे पक्षी वर्ग होता है, मछली वर्ग होता है, रेप्टाइल वर्ग होता है और स्थली वर्ग होता है, पक्षी वर्ग है, स्तनधारी वर्ग है। तो स्तनधारी वर्गों की बात करें तो स्तनधारी जंतु क्या होते हैं, इनकी विशेषता। तो पहले इसकी विशेषता होती है इसके शरीर पे बाल पाए जाते हैं। स्तनधारी जंतु होते हैं उनके शरीर पे बाल पाए जाएंगे। दूसरी विशेषता उसके बाहर वाले कान होते हैं, स्तनधारी जंतुओं के बाहर वाले कान होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है इसके शरीर, इसमें इसकी गर्दन में हड्डी पाई जाती है। चौथी विशेषता इसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं और छठी विशेषता इसकी होती है इसमें सफेद ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है, सफेद ग्रंथियां पाई जाती है, जो विशेषता होती है। तो स्तनधारी जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ऊंट व लामा को छोड़कर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जीवन काल की, आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल तो महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका बहुत बार। आरबीसी का जीवन काल, और जीवन काल जो होता है आरबीसी का 120 दिन इसका जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है, 120 दिन। और आकार की बात करें, आरबीसी का जो आकार होता है याद रखना द्विअवतल होता है, द्विअवतल होता है। आरबीसी का आकार होता है द्विअवतल होता है, ये इस प्रकार होता है। याद रखना ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह जो होता है, रक्त समूह का डिवाइडेशन यानी प्रतिजन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। वो किसके आधार पर किया गया है भाई, ये याद रखना, ये आरबीसी के आधार पर किया गया है, इसके आधार पर किया गया है। हम आपको आकार बताए द्विअवतल गोल आकार होता है। अब इनकी संख्या बात करें, रक्त यहाँ पे आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या, तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 45 से 50 लाख। आरबीसी की संख्या होती है 45 से 50 लाख तक होती है आरबीसी की संख्या। तो हमने आपको बताया लाल रुधिर कणिका, और लाल रुधिर कणिका में गुणावस्था से पहले यकृत में, यहाँ पे सॉरी योगक्षेप में, गुणावस्था में ये यकृत में, और वयस्क अवस्था में बोन मैरो अस्थिमज्जा में। इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। मृत्यु प्लीहा में होने के कारण इसे आरबीसी का हम कब्रिस्तान कहते हैं। और हमने ये बताया कि इसकी जीवन काल होता है 120 दिन, और इसका जो आकार होता है आरबीसी का द्विअवतल होता है, और इसका बायोकेमिकल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख। स्तनधारी जंतु के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ऊंट लामा में पाया जाता है, ऊंट में पाया जाता है और लामा में पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने आपको बताया है आरबीसी। इसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी को ही पढ़ते हैं लाल रुधिर कणिका। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं, इसी को लाल रुधिर कणिकाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं, आरबीसी को। लाल रुधिर कणिका सबसे
सबसे हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखना, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है, हीमोग्लोबिन का रंग होता है वो बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी। अब हम बात करें इसका हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, मोस्ट है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। और याद रहे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इसके कारण रक्त का रंग होता है लाल। इसके कारण रक्त का रंग कैसा हो जाता है, लाल होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, इसके कारण रक्त का रंग होता है लाल। याद रखना, यहां 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 12 से 18 मिलीग्राम। ये याद रखना, हीमोग्लोबिन एच भी होता है, इसमें मान, हीमोग्लोबिन में मान होता है 100 ml रक्त के अंदर। हम बात करें इसमें हीमोग्लोबिन, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और याद रखना, इसमें पाया जाने वाला लोह तत्व होता है फेरस, लोहा, फेरस होता है, लोहा होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्रिया करता है। ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्रिया करता है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का अणु एक पेप्टाइड श्रृंखला से संयोजन करता है और यह एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं से क्या करेगा, संयोग करेगा। अब हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य हो गया ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन करना। और इसमें हीमोग्लोबिन का कार्य भी यही है। हीमोग्लोबिन, ये बात हम लाल रुधिर कणिकाओं का जो मापन करते हैं वो हीमोसाइटोमीटर से करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। और हीमोग्लोबिन का जो मापन किया जाता है, हीमोग्लोबिन का मापन हीमोमीटर से किया जाता है, हीमोमीटर से हीमोग्लोबिन का मापन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं हीमोमीटर से हीमोग्लोबिन का, और आरबीसी का जो मापन होता है हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी आरबीसी फट जाती है, लाल रुधिर कणिकाएं फट जाती है, का फटना। और आरबीसी फटती है, ये उस समय फटती है जब सांप काटता है, सांप काटता तो आरबीसी फट जाती है। इसको एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, इसे हम एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। आरबीसी का फटना क्या कहलाता है, एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। हम आरबीसी का फटना बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, यानी आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकलना शुरू हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो लाल रुधिर कणिकाओं की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये आरबीसी ये सतह एक सिक्कों की भांति चिपक जाती है, और सिक्कों की भांति चिपक जाती है, इसे हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन होती है, एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की भांति चिपक जाना। जब हम स्लाइड पे रक्त की बूंद डालते हैं तो वो सिक्कों की भांति चिपक जाती है, और सिक्कों की भांति चिपकना ही इसे हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं।
तो ये हमने आपको बताया। अभी तक हीमोग्लोबिन ही बता रहे हैं, हीमोग्लोबिन में इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन में हमने बताया आपको इसका निर्माण होता है वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा मृत्युपलिया में। मृत्युपलिया में होने के कारण इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हमने बताया कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमने आपको यह भी बताया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्रिया करता है और हीमोग्लोबिन होता है इसका रंग बैंगनी होता है, लेकिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। तो रक्त का रंग लाल ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का पूछे तो हीमोग्लोबिन होता है इसका रंग बैंगनी होता है। तो दोस्तों आज जो बताया हम प्लाज्मा और लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बताया, और ध्यान दें लाल रुधिर कणिका और प्लाज्मा के बारे में जो भी बातें बताई, और भी हम लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में 2-4 बातें आपको अच्छी और भी बताएंगे। तो अगले वीडियो में लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका बिंबाणु की हम और बातें करें, बिंबाणु की बातें करेंगे। आप इतना सा पढ़ ले, ये जो भी बातें बताई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले वीडियो के लिए तैयार होते हैं। आप भी तैयार रहिएगा। धन्यवाद।